स्वागत है आप सभी का कहानी केंद्र में। अब आप सुनेंगे अमेरिकी साहित्यकार ओ हेनरी द्वारा लिखी कहानी खजाना। मूर्ख कई किस्म के होते हैं, लेकिन जब तक उनसे नाम लेकर खड़ा होने को न कहा जाए, क्या सबके सब चुपचाप बैठे रहेंगे? मैं एक को छोड़ बाकी हर किस्म का मूर्ख रहा हूं। मैंने अपनी पैतृक संपत्ति को खर्च कर डाला, अपनी वैवाहिक स्थिति का ढोंग किया, पोकर खेला, लॉन टेनिस और सट्टा खेला और भी कई तरह से जल्दी ही अपना पैसा गंवा दिया। लेकिन घंटियों वाली टोपी पहनने वाले अर्थात विदूषक की एक भूमिका बची थी जो मैंने नहीं निभाई थी। वो थी गड़े खजाने को ढूंढने वाली भूमिका। बहुत कम लोगों पर यह सुखद दीवानगी सवार होती है, लेकिन किसी भी चीज को छूकर सोना बना देने वाले राजा माइडस के जितने भी भावी अनुयायी हैं, उनमें से किसी को भी इतना अधिक आनंदित करने वाला कोई शगल नहीं मिला है। लेकिन अपने विषय से थोड़ा हटते हुए, जैसा कि एक अनाड़ी लेखक करेगा ही, मैं एक भावुक किस्म का मूर्ख था। मैंने मे मार्था मैंगम को देखा और उसका हो गया। वो 18 की थी, खूबसूरत थी, रंग पियानो के सफेद गजदंती पर्दों जैसा था और एक अपरिष्कृत देवदूत की गहन गंभीरता तथा मार्मिक जादूगरी की कृपा से वो टेक्सास के एक छोटे से नीरस पठारी कस्बे में रहने को अभिशप्त थी। उसमें ऐसी प्रफुल्लता थी, ऐसा आकर्षण था कि वो बेल्जियम या किसी भी चमक दमक वाले राज्य के मुकुट से रसभरी की तरह माणिक तोड़ सकती थी। लेकिन उसे उसकी जानकारी नहीं थी और मैंने भी उसके लिए ये तस्वीर नहीं बनाई। देखिए, मैं मे मार्था मैंगम को पाना और अपने पास रखना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे पास रहे और रोज मेरी चप्पलों और पाइप को ऐसी जगह पे रख दे जहां वे शाम को ढूंढे ना जा सकें। मे मार्था के पिता का मुंह गलमुच्छों और नजर के चश्मे के पीछे छिपा रहता था। वो उन तमाम मकोड़ों, तितलियों और कीड़ों के लिए जीते थे जो आपकी पीठ पर या मक्खन में घुसने के लिए उड़ते, रेंगते या भिनभिनाते हैं। वो एक एटिमोलॉजिस्ट या इसी तरह का कुछ थे। वो हवा में अंजीर खोर किस्म की उड़ाकू मछली के लिए जाल फेंकते और फिर उनमें पिन चुभोकर उन्हें तरह तरह के नाम देते थे। इस तरह अपनी जिंदगी बिता रहे थे वो और मे मार्था ही परिवार में थे। वो रेसिबस ह्यूमनस के एक शानदार नमूने के रूप में उसकी बहुत कद्र करते थे, क्योंकि वो उन्हें समय पर खाना देती थी और उनके कपड़े सही तरह रखती थी, उनकी शराब की बोतलों को भरा रखती थी। लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक भुलक्कड़ होते हैं। मेरे अलावा एक और था जो मे मार्था मैंगम को वांछनीय समझता था। वो था गुडलो बैंक्स, एक नवयुवक जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके हाल में घर लौटा था। उसके पास वे सारी योग्यताएं थी जो किताबों में मिलती हैं। लैटिन, यूनानी, दर्शन, विशेषकर गणित और तर्कशास्त्र जैसी ज्ञान की उच्चतर शाखाएं। अगर हर बात करने वाले पर अपनी जानकारी और ज्ञान बघारने की आदत न होती तो मैं उसे बहुत पसंद करता। लेकिन इसके बावजूद, जैसा कि आपने सोचा होता, वो और मैं एक अच्छे दोस्त थे। जब भी संभव होता हम दोनों इकट्ठे होते, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से ये जानकारी लेना चाहते थे कि मे मार्था मैंगम के दिल से चलने वाली हवा किस ओर बह रही थी। जो एक मिश्रित रूपक था, गुडलो बैंक्स उसका कभी दोषी नहीं हो सकता था। प्रतिस्पर्धियों के बीच यही होता है। आप कह सकते हैं कि गुडलो किताबों का, शिष्टाचार का, संस्कृति, नौकायन, बुद्धि और कपड़ों का सहारा लेता था। जहां तक मेरी बात है तो मैं संस्कृति के नाम पर बेसबॉल और शुक्रवार की रात की वाद विवाद समितियों और शायद एक अच्छा घुड़सवार होने की याद दिला सकता था। लेकिन जब हम आपस में बातें करते थे और जब हम मे मार्था से मिलते और बातचीत करते थे तो हम में से एक भी ये पता नहीं लगा पाता था कि वो हम में से किसे अधिक पसंद करती है। मे मार्था में ये सहज जन्मजात गुण था कि वो कुछ भी हामी नहीं भरती थी और जानती थी कि लोगों को कैसे अनुमान लगाने की स्थिति में रखा जाए। जैसा कि मैंने कहा है, बुजुर्ग मैंगम भुलक्कड़ थे। एक अरसे बाद उन्हें एक दिन पता चला, जरूर उन्हें एक नन्ही तितली ने बताया होगा, कि दो नवयुवक, एक युवती, एक पुत्री के सिर पर जाल डालने की कोशिश कर रहे थे जो उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। मुझे पता नहीं था कि वैज्ञानिक ऐसे मौकों का मुकाबला भी कर सकते हैं। बुजुर्ग मैंगम ने बड़ी आसानी से गुडलो को और मुझे भी मौखिक तौर पर मेरुदंडधारियों की सबसे निम्न श्रेणी का बता दिया और अंग्रेजी में भी वो लैटिन के ऑर्गेटोरिक्स रेक्स हेल्वेताई के आसान से संदर्भों से आगे नहीं बढ़े और मैं खुद भी कभी इसमें आगे नहीं गया था। उन्होंने हमसे कह दिया कि अगर उन्होंने हमें फिर कभी उनके घर के आसपास पकड़ लिया तो वो हमें अपने संग्रह में शामिल कर लेंगे। गुडलो बैंक्स और मैं 5 दिन तक वहां इस उम्मीद में नहीं गए कि इस बीच तूफान थम जाएगा। जब हम हिम्मत करके फिर से उनके घर गए तो मे मार्था मैंगम और उसके पिता जा चुके थे।
जो मकान उन्होंने किराए पर ले रखा था वो बंद था। उनके पास जो थोड़ा बहुत सामान और चल संपत्ति थी वो सब भी साथ ले गए, और हम दोनों में से किसी के लिए मे मार्था की तरफ से विदाई का एक शब्द भी नहीं। हॉथॉर्न की झाड़ी में लगा कोई फड़फड़ाता सफेद पत्र नहीं, दरवाजे के चौखटे पर खड़िया का कोई निशान नहीं, और डाक खाने में कोई पोस्ट कार्ड भी नहीं जिससे हमें कोई सुराग मिल जाता। 2 महीने तक गुडलो बैंक्स और मैं अलग अलग हर उस तरकीब को आजमाते रहे जो हम सोच सकते थे और जिससे भगोड़ों का पता लगाया जा सकता था। हमने टिकट एजेंट, घोड़ा गाड़ी स्टैंड वालों, रेल मार्ग कंडक्टरों और हमारे एक अकेले बेचारे पुलिस वाले के साथ हमारी दोस्ती और उन पर अपना रोब का इस्तेमाल किया, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा। फिर हम दोनों पहले से कहीं ज्यादा अच्छे दोस्त और बुरे दुश्मन हो गए। हम हर दोपहर और काम के बाद स्नाइडर के सैलून के पीछे कमरे में इकट्ठा होते और डोमिनो खेलते, बातों के फंदे बिछाकर एक दूसरे से ये जानने की कोशिश करते कि कुछ पता चला या नहीं। प्रतिस्पर्धियों के बीच यही होता है। अब गुडलो बैंक्स बड़े व्यंग्य पूर्वक अपना ज्ञान बघारता था और मुझे उस श्रेणी में रखता था जो पुअर जेन रे हर बर्ड इज डेड शी कैन नॉट प्ले पद रहे थे। देखिए, मैं तो गुडलो को पसंद ही करता था, उसके कॉलेज में अर्जित किए गए ज्ञान से नफरत करता था, क्योंकि मुझे हमेशा अच्छे स्वभाव वाला समझा जाता था, इसलिए मैं संयत रहता था। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसे मे मार्था के बारे में कुछ पता है या नहीं, इसलिए मैं उसकी संगत को बर्दाश्त करता था। एक दोपहर बाद बातें करते हुए उसने मुझसे कहा, मान लो वो तुम्हें मिल भी गई तो उससे तुम्हें फायदा क्या होगा? मिस मैग्नम के पास दिमाग है, हो सकता है अभी वो सुसंस्कृत ना हुई हो, फिर भी इसकी नियति में इतनी ऊंची चीजें हैं कि तुम उसे नहीं दे सकते। मेरी किसी ऐसे व्यक्ति से आज तक बात नहीं हुई जो उससे अधिक उन प्राचीन कवियों और लेखकों द्वारा आधुनिक पंथों के सम्मोहन को समझता हो, जिन्होंने अपने जीवन दर्शन को मिलाया और खपाया है। तुम्हें नहीं लगता उसे तुम ढूंढकर अपना समय नष्ट कर रहे हो? मैंने कहा, मेरे लिए एक सुखी घर का मतलब है टेक्सास के एक पठार पर चारकों के बगल में सदाबहार बलूतों के एक कुंज में 8 कमरों वाला एक मकान, एक पियानो, मैंने आगे कहा, और बैठक में एक ऑटोमेटिक प्लेयर, शुरू में 3000 मवेशी, एक बकबोर्ड गाड़ी और टट्टू जो एक खंबे से बंधे हमेशा मिसेज के लिए तैयार रहें, और मे मार्था मैंगम जैसे चाहे वैसे फार्म के मुनाफे को खर्च करे और मेरे साथ रहे। रोज मेरी चप्पलों और पाइप को ऐसी जगहों में रख दे जहां वे शाम को ढूंढे ना जा सके। यही, मैंने कहा, होना है। और एक अंजीर, एक सूखा स्मरना बंदरगाह का डेगोस्टैंड अंजीर, तुम्हारे पाठ्यक्रमों में पंथों और दर्शन के लिए, वो ऊंची चीजों के लिए बनी है। गुडलो बैंक्स ने अपनी बात दोहराई। वो चाहे जिसके लिए भी बनी हो, मैंने जवाब दिया। इस समय तो वो जेब से बाहर है और मैं कॉलेज की मदद के बगैर ही जितनी जल्दी हो सकेगा उसे ढूंढ लूंगा। खेल खत्म हुआ, गुडलो ने एक डोमिनो रखते हुए कहा, और हमने बियर पी। उसके कुछ ही समय बाद मेरा परिचित एक किसान कस्बे में मेरे पास एक तह किया हुआ नीला कागज लेकर आया। उसने कहा कि उसके दादा का अभी अभी देहांत हुआ है। मैंने आंसू छिपाए और उसने आगे कहा कि बुढ़ऊ ने 20 साल तक इस कागज को बहुत संभाल कर रखा था। वो इस कागज को अपने परिवार के लिए अपनी रियासत के एक हिस्से के तौर पर छोड़ गए हैं, जबकि बाकी में 2 खच्चर और थोड़ी सी भूमि थी जो खेती के अयोग्य थी। कागज पुराना नीले रंग का था, जिसका इस्तेमाल अलगाववादियों के विरुद्ध उन्मूलनवादियों के विद्रोह के दौरान होता था। इस पर 14 जून 1863 की तारीख पड़ी थी। इसमें सोने और चांदी के 10 गधों के लदान भर सिक्कों के छिपे होने की जगह के बारे में बताया गया था, जिनकी कीमत $3 लाख थी। बुजुर्ग रैंडल अपने पौत्र सैम के दादा को यह जानकारी एक स्पेनिश पुरोहित ने दी थी, जो खजाना गाड़ने में शामिल था और जिसका देहांत कई बरस पहले नहीं, बाद में बुजुर्ग रैंडल के घर में हो गया था। बुजुर्ग रैंडल को यह लिखवाया गया था। तुम्हारे पिता ने इसे क्यों नहीं खोजा? मैंने युवा रैंडल से पूछा। उससे पहले ही वो अंधे हो गए, उसने जवाब दिया। तुमने खुद इसे क्यों नहीं खोजा? मैंने पूछा। देखो, उसने कहा, कागज के बारे में मुझे अभी केवल 10 बरस पहले ही पता चला है। पहले तो वसंत की जुताई करनी थी, फिर अनाज से खरपतवार को अलग करना था, और फिर चारा लेने की बारी आ गई और जल्दी ही हमारे ऊपर जाड़ा छा गया। साल दर साल यही सिलसिला चलता रहा। उसकी ये दलील मुझे बिल्कुल उचित लगी और इसलिए मैं तुरंत इस काम में युवा ली रैंडल के साथ हो गया। कागज में जो निर्देश दिए गए थे वे आसान थे। गधों पर लदे खजाने का ये पूरा कारवां डोलोरेस काउंटी स्थित एक पुराने स्पेनिश मिशन से चला था।
कुतुबनुमा के अनुसार वे दक्षिण दिशा में चलते हुए आलामीतो नदी पर पहुंचे थे। उन्होंने इसे छिछले हिस्से से पार किया और खजाने को एक काठी के आकार के छोटे पहाड़ पर दो ऊंचे पहाड़ों के बीच गाड़ दिया। जहां खजाना गाड़ा गया उस जगह पत्थरों का ढेर लगाकर निशान बना दिया गया। स्पेनिश पुरोहित को छोड़कर इस जत्थे के बाकी सभी लोगों को कुछ दिन बाद इंडियनों ने मार डाला। ये रहस्य अब केवल उसके पास था। ये बात मुझे अच्छी लगी। ली रैंडल का सुझाव था कि हम शिविर लगाने के लिए साज सामान तैयार करें, स्पेनिश मिशन का रास्ता बताने के लिए सर्वेक्षक की सेवाएं लें और फिर फोर्ट वर्थ की दर्शनीय जगह देखने में $3 लाख खर्च करें। लेकिन बहुत पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद मुझे समय और खर्च बचाने का तरीका पता था। हम सरकारी भूमि कार्यालय में गए और पुराने मिशन से लेकर एलामीतो नदी तक के भूमि के सारे सर्वेक्षणों का स्केच बनवाया। इस नक्शे पर मैंने दक्षिण में नदी की ओर जाती एक रेखा खींची। प्रत्येक सर्वेक्षण और भूखंड की रेखाओं की लंबाई स्केच में बिल्कुल ठीक ठीक दी गई थी। इनसे हमें नदी पर वो बिंदु मिल गया और इसके साथ एक संपर्क मिला। लॉस एनिमोस का 5 लीग के सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण, अच्छी तरह से चिन्हा कोना, जो स्पेन के राजा फिलिप का अनुदान था। इस तरह से हमें सर्वेक्षक से रेखा खिंचवाने की जरूरत नहीं पड़ी। इससे समय और खर्च की बहुत बचत हुई। तो ली रैंडल और मैंने 2 घोड़ों वाली एक गाड़ी तैयार की जिसमें सारा साज सामान था और जिस बिंदु पर हम पहुंचना चाहते थे उसके निकटतम कस्बे चीको पहुंचे, जिसके लिए हमें 149 मील की यात्रा करनी पड़ी। वहां हमने काउंटी के एक उप सर्वेक्षक को पकड़ा। उसने हमारे लिए लॉस एनिमोस सर्वेक्षण का कोना ढूंढा। हमारे स्केच की मांग के अनुसार पश्चिम में 5720 वारा की दूरी तय की। उस स्थान पर एक पत्थर लगाया, कॉफी पी, बेकन खाया और डाक गाड़ी से वापस चीको के लिए रवाना हो गया। मुझे पक्का विश्वास था कि हमें वे $3 लाख मिल जाएंगे। ली रैंडल को केवल 1/3 मिलना था क्योंकि सारे खर्चे मैं दे रहा था। उस $2 लाख से मुझे पता था कि अगर मिस मार्था इस धरती पर हुई तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और इतने पैसे से ही मैं बुजुर्ग मैंगम के कबूतर खाने में तितलियों को फड़फड़ा सकूंगा। बस मुझे वो खजाना मिल जाए। ली और मैंने तंबू गाड़ लिया। नदी के पार 1 दर्जन छोटे छोटे पहाड़ थे जो घने देवदारू के झाड़ों से ढके थे, लेकिन उनमें से एक भी काठी के आकार का नहीं था। लेकिन इससे हम विचलित नहीं हुए। जो दिखाई देता है वो वैसा नहीं भी हो सकता है। काठी भी सुंदरता की तरह देखने वाले की आंखों में हो सकती है। मैंने और खजाने के उस पौत्र ने देवदारू से ढकी उन पहाड़ियों का इतनी सावधानी से मुआयना किया जैसे कोई महिला दुष्ट पिस्सू को देखती है। हमने नदी के आगे पीछे 2 मील तक एक एक पहाड़ी के हरेक पार्श्व, शिखर, घेरे, मध्यमान, ऊंचाई, कोण, ढलान और अवतलता को छान मारा। 4 दिन तक हमने यही किया। फिर हमने चितकबरे और काले घोड़े को गाड़ी में जोता और बाकी बची कॉफी तथा बेकन को लेकर 149 मील की कोंचो सिटी की वापसी यात्रा पर चल दिए। वापसी में ली रैंडल ने खूब तंबाकू चबाया। मैं गाड़ी हाँकने में व्यस्त रहा क्योंकि मैं जल्दी में था। हमारे खाली हाथ वापसी के कुछ ही समय बाद गुडलो बैंक्स और मैं डोमिनो खेलने तथा जानकारी जुटाने के लिए स्नाइडर के सैलून के पिछले कमरे में इकट्ठा हुए। मैंने गुडलो को उस गड़े खजाने को ढूंढने के अपने अभियान के बारे में बताया। अगर मुझे वे $3 लाख मिल जाते, मैंने उससे आगे कहा, तो मैंने मे मार्था मैंगम को ढूंढने के लिए धरती को खंगाल और छान मारा होता। वो ऊंची चीजों के लिए बनी है, गुडलो ने कहा। मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। लेकिन ये बताओ कि तुमने उस जगह की खोज कैसे की जहां ये गुप्त खजाना ऐसी बेवकूफी से गाड़ा गया था? मैंने उसे छोटी से छोटी बात बताई। मैंने उसे ड्राफ्टमैन का वो स्केच दिखाया जिसमें दूरियों को साफ साफ दिखाया गया था। उसने इसे बड़ी होशियारी से देखा और फिर अपनी कुर्सी में पीछे टिककर मुझ पर बेतहाशा हंस पड़ा। तुम मूर्ख हो जिम। हंसी रुकने पर उसने कहा, तुम्हारा खेल है ये। अपने डबल 6 पर उंगलियां फिराते हुए मैंने धीरज से कहा, 20। अपनी खड़िया से मेज पर गुणा के 2 निशान बनाते हुए गुडलो ने कहा। मूर्ख क्यों हूं मैं? मैंने पूछा। पहले भी कई जगहों पर गड़ा खजाना मिला है। क्योंकि, उसने कहा, नदी में जिस बिंदु पर तुम्हारी रेखा टकराएगी उसकी गणना करने में तुमने अंतर को नजरअंदाज कर दिया। वहां ये अंतर 9 अंश पश्चिम में होगा। मुझे अपनी पेंसिल दो। गुडलो बैंक्स ने एक लिफाफे के पीछे हिसाब लगाया। स्पेनिश मिशन से उत्तर से दक्षिण की ओर रेखा की दूरी ठीक 22 मील है। तुम्हारी कहानी के अनुसार ये एक जेबी कुतुबनुमा से खींची गई थी। इस अंतर की गुंजाइश रखते हुए जहां तुम्हें अपने खजाने की खोज करनी चाहिए थी, अलामीतो नदी का वो बिंदु उस जगह से ठीक 945 वारा आगे पश्चिम में है जिस जगह तुमने खोज की। ओह, तुम भी कैसे मूर्ख हो जिम।
ये जिस अंतर की बात तुम कर रहे हो ये है क्या? मैंने पूछा। मैं तो सोचता था कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। वास्तविक मेरिडियन से चुंबकीय कुतुबनुमा का अंतर, गुडलो ने कहा। वो अपनी वही श्रेष्ठता भाव वाली हंसी हंसा और फिर मैंने उसके चेहरे पर गड़े हुए खजाने के खोजी का वही निराला उत्सुकतापूर्ण ध्वंसक भाव आते देखा। फिर उसने भविष्यवक्ता के अंदाज में कहा, कभी कभी छिपे हुए धन की ये पुरानी परंपराएं निराधार नहीं होती। जरा मुझे कागज तो दिखाओ जिसमें वो जगह बताई गई है, शायद हम दोनों मिलकर। नतीजा ये हुआ कि प्यार में प्रतिस्पर्धा रखने वाले गुडलो बैंक्स और मैं इस साहसिक अभियान में साथी बन गए। रेल मार्ग वाले निकटतम कस्बे हटर्सबर्ग से हम घोड़ा गाड़ी पकड़कर चीको गए। चीको में हमने एक ढकी हुई स्प्रिंग वैगन और तंबू का सामान किराए पर लिया। हमने गुडलो और उसके अंतरों के हिसाब से दोबारा तय की गई दूरी नापने के लिए उसी सर्वेक्षक को पकड़ा और फिर उसकी छुट्टी कर उसे उसके घर का रास्ता पकड़ा दिया। हम रात में पहुंचे। मैंने घोड़ों को दाना दिया और नदी तट के पास आग जलाई, फिर खाना बनाया। गुडलो इस काम में मेरी मदद कर सकता था, लेकिन उसकी शिक्षा ने उसे व्यावहारिक कामों के योग्य नहीं बनाया था। लेकिन जब तक मैंने काम किया, वो पुराने जमाने के लोगों के महान विचार व्यक्त करके मेरा हौसला बढ़ाता रहा। उसने यूनानी से अनुदित कुछ उद्धरण भी विस्तार से सुनाए। ये अनोक्रियान 6वीं शताब्दी का यूनानी कवि था, उसने स्पष्ट किया। ये मिस मैंगम का प्रिय पात्र होता था जब मैं उसे सुनाता था। वो ऊंची चीजों के लिए बनी है, मैंने उसका जुमला दोहराते हुए कहा। क्या इससे भी ऊंचा कुछ हो सकता है? गुडलो ने पूछा। कि कालजयी कृतियों की संगत में रहा जाए, ज्ञान और संस्कृति के वातावरण में जिया जाए। तुमने अक्सर पढ़ाई लिखाई का तिरस्कार किया है। गणित की आसान सी जानकारी ना होने से तुम्हारी ये कोशिशें बेकार गई। तो अगर मेरे ज्ञान ने तुम्हें तुम्हारी गलती नहीं दिखाई होती तो तुमको ये खजाना कितनी जल्दी मिल जाता। हम पहले नदी पार उन पहाड़ियों को देखेंगे, मैंने कहा, और देखते हैं हमें क्या मिलता है। इस फासले के बारे में मुझे अभी भी संदेह है। मैं इस विश्वास को लेकर बड़ा हुआ हूं कि सुई ध्रुव को ठीक ठीक बताती है। अगली सुबह जून की एक चमकीली सुबह थी। हम जल्दी ही उठ गए और हमने नाश्ता किया। गुडलो सम्मोहित था। जब तक मैंने बेकन पकाया, वो शायद कीट्स और कैली या शैली की पंक्तियां सुनाता रहा। हम नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे, जो वहां एक छिछले नाले से थोड़ी सी गहरी थी। दूसरे किनारे पर कई नुकीली चोटी वाली और देवदारू से ढकी पहाड़ियों में खोजबीन करने जा रहे थे। मेरे अच्छे यूलिसिस, गुडलो ने मेरे कंधे पर धौल जमाते हुए कहा। उस समय मैं नाश्ते की प्लेटें साफ कर रहा था। जरा वो जादुई कागज एक बार फिर दिखाना तो। मुझे यकीन है कि इसमें काठी के आकार की उस पहाड़ी तक जाने का रास्ता जरूर बताया गया होगा। मैंने कभी काठी नहीं देखी। ये कैसी होती है जिम? संस्कृति के खिलाफ एक स्कोर, मैंने कहा। जब मैं इसे देखूंगा तो जान जाऊंगा। गुडलो ने बुजुर्ग रैंडल के दस्तावेजों को देखते हुए एक ऐसा अपशब्द बोला जो उसके कॉलेजी स्तर के विपरीत था। यहां आओ। कागज को सूरज की रोशनी में पकड़ते हुए उसने कहा, इसे देखो। उस पर उंगली रखते हुए उसने कहा। उस नीले कागज पर, जिस पर पहले मैंने गौर नहीं किया था, मुझे सफेद अक्षरों में ये शब्द और संख्या दिखलाई दी। मेलबर्न 1898 उसमें लिखा था। ये क्या है? मैंने पूछा। ये वाटरमार्क है, गुडलो ने कहा। ये कागज 1898 में बना था। कागज पर जो लिखा है उस पर 1863 पड़ा है। ये तो साफ धोखाधड़ी है। ये तो मुझे पता नहीं, मैंने कहा। रैंडल लोग काफी भरोसा करने वाले सीधे साधे अनपढ़ गंवार हैं। शायद कागज बनाने वालों ने ही धोखेबाजी करने की कोशिश की हो। और तब गुडलो बैंक्स इतना बिफरा जितना उसकी पढ़ाई लिखाई उसे इजाजत देती थी। उसने अपनी नाक से चश्मा गिरा दिया और मुझे घूरने लगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मूर्ख हो, उसने कहा। तुमने अपने आप को एक मिट्टी के लोंदे के हाथों बुद्धू बनने दिया और फिर तुमने मुझे बुद्धू बनाया। कैसे? मैंने पूछा। मैंने तुम्हें कैसे बुद्धू बनाया? अपने अज्ञान से, उसने कहा। 2 बार मैंने तुम्हारी योजनाओं में ऐसी गंभीर खामियां देखी हैं कि जिनसे मामूली सा पढ़ा लिखा होने पर भी तुम बच सकते थे। और उसने आगे कहा, इस ठगी वाली खोज में मेरा जितना पैसा खर्च हो रहा है वो मेरे बूते से बाहर था। मेरा इससे अब कोई लेना देना नहीं। मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने कांसे के एक बड़े चम्मच से उसकी तरफ इशारा किया जो अभी अभी धोया गया था। गुडलो बैंक्स, मैंने कहा, मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। मैं इसे कभी किसी में बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई से तो मैं घृणा करता हूं। तुम्हारी तालीम ने तुम्हारे लिए किया क्या है? ये तुम्हारे लिए अभिशाप है और तुम्हारे दोस्तों के लिए बोरियत का सामान। जाओ, मैंने कहा।
जाओ अपने वाटर मार्क और अंतर को लेकर चले जाओ। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये मुझे मेरी खोज से नहीं दिखा सकते। मैंने अपने चम्मच से नदी के पार काठी के आकार के एक छोटे पहाड़ की ओर इशारा किया। मैं उस पहाड़ पर खोजने जा रहा हूं, मैं कहता गया, खजाने को। अब फैसला कर लो, तुम इसमें साथ हो या नहीं। अगर किसी वाटर मार्क या अंतर से तुम्हारा मन डिग जाता है तो तुम सच्चे दुस्साहसी नहीं हो। फैसला कर लो। धूल का एक सफेद बादल आगे नदी पर उठने लगा। यह हिस्पेरस से चीको जाने वाली डाकगाड़ी थी। गुडलो ने इसे रुकने का इशारा किया। उसने रुखाई से कहा, कोई मूर्ख ही अब उस कागज पर ध्यान देगा जिम। मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य पर छोड़ता हूं। उसने अपना निजी सामान बटोरा, डाक गाड़ी में चढ़ा, निराश होकर अपना चश्मा ठीक किया और धूल के बादल में उड़ गया। बर्तन धो लेने और घोड़ों को घास चरा लेने के बाद मैंने छिछली नदी को पार किया और देवदारू के झुरमुटों से धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए काठी के आकार की पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचा। जून महीने का एक अद्भुत दिन था ये। अपनी जिंदगी में मैंने कभी इतने सारे पक्षी, इतनी सारी तितलियां, ड्रैगन फ्लाई, टिड्डे, हवा और जमीन के ऐसे पंखदार एवं डंकदार जानवर नहीं देखे थे। मैंने काठी के आकार वाली पहाड़ी की तलहटी से चोटी तक पड़ताल की। मुझे गड़े खजाने की मौजूदगी का एक भी निशान नहीं मिला। वहां पत्थरों का कोई ढेर नहीं था, पेड़ों पर कोई प्राचीन निशान नहीं थे। $3 लाख का एक भी सबूत वहां नहीं था, जैसा कि बुजुर्ग रैंडल के कागज में बताया गया था। मैं दोपहर बाद की शीतलता में पहाड़ी से उतर आया। अचानक देवदारू के झुरमुट से निकलकर मैंने एक खूबसूरत हरी घाटी में कदम रखा, जहां एक छोटी सी धारा एलामितो नदी में मिल रही थी। वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। जैसा कि मैंने समझा, वहां उलझी दाढ़ी और बिखरे बालों वाला एक जंगली आदमी चमकीले पंखों वाली एक बहुत बड़ी सी तितली का पीछा कर रहा था। शायद ये कोई भगोड़ा पागल है, मैंने सोचा और हैरान हो गया कि वो सभ्यता ज्ञान की आबादी से इतनी दूर भटक कर कैसे आ गया। और तब मैं कुछ कदम और आगे गया और मुझे उस छोटी धारा के समीप लताओं से ढकी एक कुटिया दिखाई दी। एक छोटे घासदार मार्ग में मैंने जंगली फूल तोड़ती मे मार्था मैंगम को देखा। वो सीधी खड़ी हो गई और मुझे देखने लगी। जब से मैं उसे जानता था तब से उस समय पहली बार मैंने उसके चेहरे को, जो एक नए पियानो के सफेद पर्दों के रंग का था, गुलाबी होते देखा। मैं बिना एक शब्द कहे उसकी ओर बढ़ा। उसने जो फूल चुने थे वे धीरे धीरे उसके हाथ से घास में गिर गए और उसने भी उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं की। मैं जानती थी तुम आओगे जिम, उसने स्पष्ट कहा। पिताजी ने मुझे चिट्ठी ही नहीं लिखने दी, लेकिन मैं जानती थी तुम आओगे। उसके बाद क्या हुआ आप अनुमान लगा सकते हैं। मेरी गाड़ी और मेरे घोड़े बस नदी के पार ही थे। मैं अक्सर ये सोचकर हैरान हुआ हूं कि बहुत ज्यादा तालीम किसी आदमी के लिए किस काम की, अगर वो अपने लिए ही उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर इसके सारे लाभ दूसरों को ही मिलते हैं तो इसकी जरूरत ही क्या है। क्योंकि मे मार्था मैंगम मेरे साथ रहती है। हरे भरे बलूत कुंज में 8 कमरों का एक मकान है और ऑटोमेटिक प्लेयर के साथ एक पियानो है और 3000 मवेशी की अच्छी शुरुआत हो गई है। और जब मैं घोड़े पर सवार रात को घर पहुंचता हूं तो मेरा पाइप और मेरी चप्पलें ऐसी जगह रखी होती हैं जहां उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। लेकिन कौन परवाह करता है उसकी? कौन परवाह करता है? कौन परवाह करता है?